नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के राष्ट्रीय स्तर के दूसरे आंदोलन की, और वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका ग्राउंड हम लोग जान चुके हैं कि महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्री मांगें रखी और 11 सूत्री मांगों को मानने के लिए आग्रह किया, और साथ में ये कहा कि यदि आप 11 सूत्री मांगों को नहीं मानते हैं तो हम आपके खिलाफ एक और आंदोलन करेंगे। तो निश्चित रूप से जब इरविन ने इन सारी मांगों को मना कर दिया, अर्थात गांधी की 11 सूत्री मांगों को मानने से इनकार कर दिया, तो गांधी के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने लास्ट में कहा था, मैंने झुककर रोटी मांगी, मुझे पत्थर मिले। और अब गांधी एक और आंदोलन विकसित करने जा रहे हैं जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो फरवरी 1930 में इस बात का प्रस्ताव साबरमती आश्रम से पारित किया गया। तय किया गया कि महात्मा गांधी को जिम्मेदारी दी जाए और वो इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इस नेतृत्व की अवधारणा को निश्चित करते हुए सबसे पहले दांडी मार्च प्रोग्राम किया गया। और दांडी मार्च क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करें। देखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी सहित 79 लोग, अर्थात महात्मा गांधी और 78 लोग, ये चले हैं कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम से इनकी जो पैदल यात्रा है वो दांडी तट पर है, जो नवसारी ज़िले में है, जिला नवसारी, गुजरात। ठीक है। अब ये दांडी मार्च हो क्यों रहा है, इस बात को हम समझने का प्रयास करें। देखिए, 11 सूत्री मांगों में महात्मा गांधी ने नमक बनाने वाली जातियों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश की थी। वहाँ पर डिमांड्स में उन्होंने कहा था कि नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को लौटा दिया जाए। जब नहीं लौटाया गया तो महात्मा गांधी क्या करेंगे? एक ट्रैवल कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा के माध्यम से वो जब दांडी तट पर जाएंगे तो वहाँ पर अपने हाथ से नमक बनाएंगे। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार है नहीं, महात्मा गांधी नमक बना रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे? उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया, और जैसे ही नमक कानून को तोड़ा तो वहीं पर जो आंदोलन घोषित किया गया उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक रूप से यदि हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी हिंसा नहीं है। सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक अवज्ञा करेंगे, अर्थात हम आपकी बात को मानने से इनकार करते हैं, आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अंग्रेज़ों को ये सीधी चुनौती दी महात्मा गांधी ने दांडी मार्च और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को, और साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में था, वहाँ से दांडी नवसारी ज़िले में है, वहाँ के लिए 1 + 78 लोग, 79 लोग यहाँ पर शामिल थे। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या और लोग शामिल नहीं हो गए थे? तो ये सेलेक्टेड लोग थे। उसके बाद बहुत सारे लोग उनके साथ चल पड़े, भीड़ उनके साथ हो गई, वो अलग बात है, परंतु जो अपॉइंटेड या जिसे कहते हैं नियुक्त लोग थे, निर्धारित लोग थे, वो इतने ही थे, एक महात्मा गांधी और 78 उनके सहयोगी। तो ये जो यात्रा रही, ये 385 किलोमीटर की यात्रा थी, जो लगभग 240 मील की यात्रा है, और ये 24 दिन तक इन्होंने यात्रा की। 5 अप्रैल को ये लोग पहुँचे, और 5 अप्रैल को पहुंचकर नेक्स्ट डे 6 अप्रैल को इन्होंने अपने हाथ से सांकेतिक रूप से नमक बनाया, और नमक बनाने के साथ ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी। ये यात्रा एक सांकेतिक यात्रा ही आप लोग कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ट्रैवल नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हरिजनोद्धार के लिए 20,000 किलोमीटर तक का ट्रैवल भी किया है। परंतु ये तो केवल एक सांकेतिक यात्रा है, अंग्रेज़ों को ये दर्शाने के लिए कि हम आपके कानून को मानने को अब तैयार नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन लेके चल रहा हूँ कि महात्मा गांधी के आंदोलन जो हैं वो अपने आप में सोपान हैं। सोपान का मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको पहले क्या सीखता है? वो असहयोग सीखता है, कि घर वाले सामान को सही तरीके से रखते हैं, वो फैला देता है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो असहयोग कर रहा है।
फिर उसके बाद वो जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो अवज्ञा करने लग जाता है। अवज्ञा करने का मतलब वो बात को मानने से मना कर देता है। और फिर जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब वो कमाने लग जाता है, तो वो परिवार वालों को ही कह देता है कि आप घर छोड़ के चले जाओ। तो गांधी के आंदोलन उस विकास क्रम का परिचायक है। काफ़ी लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं कि गांधी ने पहले ही दिन भारत छोड़ो क्यों नहीं किया। तो देखिए, वो परिस्थितियाँ ये थी कि भारत के लोग उस समय इस स्थिति में नहीं थे कि वो अंग्रेज़ों को जाने के लिए कह दें। पहले बालक असहयोग करेगा, असहयोग से अवज्ञा करेगा, और जब वो इस लायक हो जाएगा कि वो घर को खुद संभाल लेगा, तब वो छोड़ने के लिए निर्देशित करेगा। तो ये एक सोपान है। उसी सोपान में से दूसरा जो क्रम था हमारा, वो है सविनय अवज्ञा, अर्थात हम आपकी बात मानने के लिए अब तैयार नहीं है। तो 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस यात्रा के बारे में बहुत डिस्कशन किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, उन्होंने इसकी तुलना एक तो नेपोलियन की यात्रा से की है। नेपोलियन की एक यात्रा थी एल्बा द्वीप से पेरिस की। जब नेपोलियन को पहली बार निर्वासित किया गया था एल्बा द्वीप के लिए, तो वहाँ से वो पेरिस लौट आए थे, तो लोगों ने उनका बहुत वार्म वेलकम किया था, बड़ा स्वागत किया था। तो उससे तुलना की गई है। और एक मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना की गई है। ध्यान रखना है अपने को। सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा नेपोलियन के एल्बा पेरिस मार्च और रोम मार्च जो मुसोलिनी ने किया उसके समान था। तो ये इस तरह की तुलना हमें देखने को मिलती है। और इनके साथ एक अंग्रेजी पत्रकार भी हैं जिनका नाम था वेब मिलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वेब मिलर के बारे में क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, तो वेब मिलर भी इनके साथ थे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। और जब आंदोलन स्टार्ट होगा तो निश्चित रूप से इसमें कुछ विशेष घटनाएं होंगी और उन घटनाओं को हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि प्रोग्राम क्या है, आंदोलन का प्रोग्राम क्या है, आंदोलन में कौन लोग शामिल हो रहे हैं। प्रोग्राम क्या है, वही चीज़ें जो महात्मा गांधी के हर आंदोलन में होता है कि आप क्या करेंगे, चरखे के माध्यम से वस्त्र निर्माण करेंगे, नशीली वस्तुओं के उत्पादन उपयोग पर रोक लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे शराब के ठेकों के सामने। उसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी अदालतों का, विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो असहयोग आंदोलन में थी, लगभग वही सारी चीज़ें इस आंदोलन का भी हिस्सा है। अब महत्वपूर्ण ये कि इस आंदोलन में किन लोगों ने भाग लिया, तो आपको बताएं इसमें किसानों का बड़ा रोल है। और किसान क्यों है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 सूत्री मांगे जो हैं वो बेसिकली किसानों के हित के लिए ही हैं। तो किसान इनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं इनको। स्टूडेंट्स के अलावा महिलाओं का भी सपोर्ट मिला है, यहाँ व्यापारियों का भी सहयोग मिला है। जो पक्ष यहाँ पर कमज़ोर है वो आप ज़रूर देखिए कि यहाँ कौन शामिल नहीं है। तो एक तो यहाँ पर जो शिक्षित वर्ग है उन्होंने महात्मा गांधी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है। और उसके अलावा मुसलमानों का भी जो एक सक्रिय योगदान जिसे कहते हैं वो प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्री मांगों में जो मतभेद चल रहा था वो इस आंदोलन में साफ साफ दिखाई दिया और मुसलमानों ने यहाँ सक्रिय भूमिका अदा नहीं की। ठीक है, अब इस आंदोलन का भारत में क्या प्रसार रहा उसे हम देखने की कोशिश करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से। देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि गांधी जैसी एक यात्रा दक्षिण में हुई मद्रास के क्षेत्र में, तो आपको बताएं मद्रास में सी राजगोपालाचारी थे। इन्होंने दांडी यात्रा के समान एक यात्रा की है और वो यात्रा इन्होंने कहाँ से कहाँ तक की है, त्रिचनापल्ली से तंजौर तक। त्रिचनापल्ली से तंजौर तक की इन्होंने यात्रा की और उसी तरह से नमक कानून को तोड़ा, अपने हाथ से नमक बनाया। ठीक है, इससे ऊपर की तरफ हम लोग चलें तो हम बंगाल के क्षेत्र में पाते हैं मास्टर सूर्य सेन की गतिविधियों को।
मास्टर सूर्यसेन प्रारंभिक तौर पर एक मास्टर थे, परंतु अंग्रेज़ों की नीतियों से बड़े रुष्ट थे और रुष्ट होने की वजह से इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। आपको ध्यान रखना है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की किसने? मास्टर सूर्यसेन ने। बंगाल में इनकी गतिविधियां मुख्य रूप से हमें देखने को मिलेंगी और इनके द्वारा शस्त्रागारों पर हमला किया गया। शस्त्रागारों पर हमला किया गया। इसके साथ इन्होंने एक अस्थायी सरकार भी इन्होंने विकसित कर ली थी और शस्त्रागारों पर हमला किया गया, जिसमें कौन कौन से शस्त्रागार हैं? चटगांव शस्त्रागार, जहां पर अंग्रेज़ों ने हथियार रख रखे थे, तो उन पर इन्होंने हमला किया है। और कौन कौन से स्थानों पर इन्होंने हमले किए? तो चटगांव पर मेमन सिंह और बारीसाल। चटगांव, बारीसाल और मेमन सिंह, ये स्थान हैं तीन। इन तीन स्थानों पर जो शस्त्रागार थे अंग्रेज़ों के, उन पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और निश्चित रूप से अंग्रेज़ बहुत शक्तिशाली थे, तो उन्होंने इनका दमन कर दिया और दमन करते हुए मास्टर सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1934, ये सारी घटनाएं जो हैं ये 1930 की हैं, आप ध्यान रखेंगे। और 1934 में मास्टर सूर्यसेन को फांसी की सज़ा दी गई मेदिनीपुर में। ठीक है, तो ये भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था, एक भाग था। इस कालावधि में हुई एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद देखिए, असम के क्षेत्र में, यदि हम असम में पहुंच जाते हैं तो हम यहाँ असम के क्षेत्र में क्या पाते हैं कि यहाँ पर एक कनिंघम परिपत्र जारी किया गया। और कनिंघम परिपत्र क्या था कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उन स्टूडेंट्स के अभिभावकों से अच्छे व्यवहार की गारंटी ली जाती थी। इसको आप यूँ समझिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी को स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, और जब गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं तो अंग्रेज़ों ने इन स्टूडेंट्स का, इन विद्यार्थियों के दमन का प्रयास किया है और एक कनिंघम परिपत्र जारी किया। इसके द्वारा जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उनके माँ बाप को ये लिखित में देना होता था कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा व्यवहार करेंगे और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इस कनिंघम परिपत्र का स्टूडेंट्स ने विरोध किया और एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर विकसित किया गया, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही कनिंघम परिपत्र के विरोध में आंदोलन किया गया। इसी के साथ हम चलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ। और उत्तर पूर्वी राज्यों में यदि हम देखें तो इस क्षेत्र में जो मणिपुर नागालैंड का क्षेत्र है, इस मणिपुर नागालैंड के क्षेत्र में एक आंदोलन विकसित हुआ जिसे जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ये अटैच हो गया उससे, तो जिया तरंग आंदोलन चलाया गया। और इसमें जो आरंभिक प्रणेता थे वो थे जदुनाग। इन जदुनाग को ब्रिटिश सरकार ने कैद कर लिया, इनको दंडित कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में इनकी जो बहन थी गॉडी नेल्यू जो थी, मात्र 13 वर्ष की युवती, इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। मणिपुर की रहने वाली गॉडी नेल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी और इस किशोरी ने, इस युवती ने इस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये जिया तरंग आंदोलन के नाम से मुख्य रूप से जाना गया। तो ये इस क्षेत्र में प्रभाव था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब चलते हैं इस पश्चिमी सीमा पर। और पश्चिमी सीमा पर यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर एक बड़ी घटना हुई जिसे धरसाना का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। धरसाना गुजरात में एक स्थान है और वहाँ पर अंग्रेज़ों का नमक बनाने का कारखाना था, अर्थात नमक बनाने की वहाँ फैक्ट्री थी। और इस फैक्ट्री पर कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने अटैक कर दिया, हमला बोल दिया और यहाँ एक विद्रूपकारी परिस्थिति देखने को मिली। अंग्रेज़ों का एक विशिष्ट दमन देखने को मिला, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। 21 मई
1930 की ये घटना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रांतिकारियों ने धरसाना के नमक बनाने के कारखाने पर अटैक कर दिया। ये 2000 लोग थे लगभग, और इनमें कौन शामिल हैं तो आपको बताएं, यहाँ पर सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल गांधी, इन लोगों ने यहाँ पर नेतृत्व किया। और जब नेतृत्व किया तो इनका इतना ज़्यादा दमन किया गया कि वेब मिलर ने इस दमन को देखा है, और वेब मिलर ने लिखा, जैसा आपको बताया गया था कि महात्मा गांधी के सहयोगी रहे वेब मिलर, तो वेब मिलर जो पत्रकार थे जिन्होंने न्यू फ्रीमैन नाम के अपने पत्र में, समाचार पत्र में इस दमन का बहुत विश्लेषण किया और ये कहा कि मैंने आज तक जितना भी विश्व में देखा है, इतना अधिक दमन कभी कहीं पर भी देखने सुनने को नहीं मिला। तो धरसाना के इस विद्रोह का दमन किया गया, और नमक की फैक्ट्री पर अधिकार करने या उस पर अटैक करने का भी वही कारण है कि नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को मिलना चाहिए। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, इसलिए इस तरह का प्रयास भी यहाँ देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण संदर्भ हम देख लेते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हमें एक अलग स्थिति देखने को मिलती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर यहाँ पर खुदाई खिदमतदार या लाल कुर्ती दल का गठन किया गया। और इस लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतदार जो दल था, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था कि मुसलमानों की विशिष्ट भूमिका नहीं है। पूरे भारत में यदि आप देखेंगे तो मुख्य रूप से मुसलमान जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनका सहयोग तो है, वरना मुसलमान इस आंदोलन से पृथक रहे, अलग रहे। केवल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और शामिल हुए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब आंदोलन चल रहा है तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार इसलिए किया जाएगा क्योंकि उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था, और जब आपने नमक कानून को तोड़ा है तो आपको जेल में डाला गया। किस जेल में? यरवदा जेल में डाल दिया गया महात्मा गांधी को। नेहरू की बात करें तो नेहरू को नैनी इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया। और जब गांधी और नेहरू दोनों ही यहाँ मिसिंग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ध्यान रखना है आपको, अब्बास तैयब जी ने महात्मा गांधी के इम्प्रिजनमेंट के बाद, अर्थात उनके कैद हो जाने के बाद, इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। अब ये आंदोलन सफल कितना रहा? प्रश्न ये रहता है कि सफल कितना रहा, तो भैया सफल तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि इसकी भी परिणति कहीं असहयोग आंदोलन से मिलती जुलती हुई और ये आगे जाकर गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन समाप्ति की ओर चला जाएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो उतना ज़्यादा ये भी कामयाब हुआ नहीं और लोगों का विश्वास महात्मा गांधी की क्रियाविधियों से हटने लगा। यह एक फैक्ट की बात और कर लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। महात्मा गांधी ने नमक बनाने के संबंध में ये आंदोलन किया था और नमक बनाने के संबंध में भारतीयों को अधिकार दिलाने का प्रयास था। और नमक बनाने वाली जो जातियाँ थी वो थी नूनिया। आप लोग जानते हैं नमक को नून भी कह देते हैं, तो नूनिया और मलंगी, इन जातियों के द्वारा गांधी को विशेष समर्थन मिला, क्योंकि नमक बनाने का अधिकार इनको मिल सकता था, ये उम्मीद की जा रही थी। और इस वजह से इन जातियों ने ही गांधी को मलंग बाबा के नाम से बुलाया। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि मलंग बाबा किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को
कहा गया। एक और फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान बच्चों ने भी भूमिका निभाई है और इन्होंने वानर सेना और मंजरी सेना, ये क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है तो आप इसको भी अटैच कर लेंगे। वानर सेना और मंजरी सेना के नाम से बालकों ने भी अपनी सेनाएं बनाई और किस आंदोलन के दौरान बनाई, तो आपको ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये सारी बातचीत हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और आपको हमने बता दिया कि किस तरह से ये आंदोलन विकसित हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा, परंतु ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। गांधी कांग्रेस छोड़ देंगे, 1935 का अधिनियम आ जाएगा जो भारतीय संविधान की आधार भूमि पृष्ठभूमि तैयार करेगा, परंतु ये सारी बातचीत करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।